जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए। आज के क्लास में हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। कहेंगे ऐसा क्यों? आज के क्लास में क्या कुछ नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्लास क्यों लगेगा? आज के क्लास में आप सभी के लिए एक क्या कहते हैं, सरप्राइज है। सरप्राइज है। कहेंगे सरप्राइज किस प्रकार का सरप्राइज मास्टर? सरप्राइज बच्चा इस प्रकार का है क्योंकि आज के क्लास में आपसे जो लेक्चर सब लग चुका है उस लेक्चर से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। हाँ बिल्कुल, इसी चैप्टर का। इस चैप्टर में अभी तक जो 5 या 6 लेक्चर लग चुका है उन लेक्चर्स में आप कितना सीख पाए, आज के क्लास में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। अब यहाँ जो बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उनसे तो प्रश्न पूछ लेंगे, वो जवाब भी देंगे, आप सुनेंगे आगे इस क्लास में। लेकिन आप अपने जवाब को हमारे तक कैसे पहुँचाएंगे? तो बच्चा निश्चिंत रहिए, गुरु शिष्य का रिश्ता बेटा सबसे बेस्ट कहलाता है। आप नाम वहाँ पर लेते हो, आवाज़ यहाँ तक आता है। आप वहाँ बोलिएगा, हम सुन लेंगे, ठीक है ना? मन में बोलेंगे, आवाज पहुंच जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ, मतलब ईमानदारी से जो भी चीजें हैं ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। हम यहाँ इनसे प्रश्न करेंगे तो आपको आएगा तो मन में रहेगा, हाँ हाँ हमको आ रहा है, मन में चलेगा, ये चीज चलेगा। जब मन में चलेगा बच्चा तो आप ईमानदारी से उसको जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। स्लो बोलिएगा ताकि बाहर आवाज ना सुनाई दे। घर वाले कहेंगे अकेले बउआ का लइकवा सिर्फ पगला तो नहीं गया है, तो इसलिए आप जवाब दीजिएगा आराम से। नहीं आएगा तो सुनिएगा, ये सब जवाब देंगे, इनके जवाब को सुनिएगा, फिर उसके बाद हम अपना जवाब देते हैं कि हाँ ये सही बताएं या गलत बताएं, क्या है। आज इसलिए इनके लिए भी सरप्राइज ही है क्योंकि इनको लगा लेक्चर चलेगा और आज लेक्चर नहीं चलेगा। आज बल्कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगा। देखा जाए कि ये लोग कितना पढ़े हैं। अचानक से ऐसी चीजें होनी चाहिए बच्चा। हम कभी भी अचानक से प्रश्न पूछ सकते हैं, आप सबसे कह रहे हैं, हम कभी भी अचानक से, आपसे भी, सभी से बता रहे हैं, सभी बच्चों को, चाहे वो ऑफलाइन के हो चाहे ऑनलाइन के, हम सबसे बता देते हैं अचानक से प्रश्न कभी भी पूछ सकते हैं। या फिर यहाँ जितने टीचर पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो भी अचानक से पूछ सकते हैं। इस बार टीचरों की बैठक में हम सबसे कह देंगे कि आप सब अचानक से एक क्लास में जाइए और उसके बाद प्रश्न पूछना शुरू कीजिए ताकि पता चले कि घर पे कितना पढ़ रहे हैं। और नहीं पढ़ेंगे तो शिकायत आपके घर तक जाएगा। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, जितने बच्चे यहाँ ऑफलाइन में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका शिकायत आपके घर तक जाएगा। बाद में ना कहिएगा कि मास्टर बताया नहीं था। अच्छा सही रहेगा कि नहीं? इस सबका शिकायत इस सबके घर करेंगे, अच्छा लगेगा? हाँ आपको अच्छा लगेगा, आप तो सोचेंगे हमारे घरे तो ये नहीं करेगा, ये सब जाने हमसे क्या करना है। ठीक है, फिलहाल शुरू करते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों से शुरू करते हैं और देखते हैं कितना ये तैयारी इनका सही है। क्या ये तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, लापरवाही चल रहा है या फिर पढ़ाई चल रहा है, देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं, छोटा सा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न। प्रश्न सभी विद्यार्थी सुनेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, उसके बाद जिनको जवाब पता होगा वो हाथ ऊपर कर देंगे, हम पूछ लेंगे। किनसे पूछना है वो हम डिसाइड करेंगे ना। जिनको पता होगा बस हाथ ऊपर कर दीजिएगा। छोटा सा प्रश्न, जीन किसे कहते हैं? जीन किसे कहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। लड़कों भी पता है यार, पहले लड़कों से शुरुआत मांग रहा है। जीन किसे कहते हैं? आ जाइए, एक लोग माइक लेके चले जाइए, आ जाइए। प्रश्न है बच्चा, जीन किसे कहते हैं? पता है आपको? जवाब दीजिए। जीन किसे कहते हैं? जवाब देने के बाद पड़ोसी को भी माइक दे दीजिए, पड़ोसी भी हाथ उठाए थे। चलिए बोलिए, जीन किसे कहते हैं? जीन किसे कहते हैं? जवाब दीजिए। बोले? हाँ बोलिए। गुणसूत्र पर स्थित वह रचना जो आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है, गुणसूत्र जीन कहलाता है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि
गुणसूत्र पर स्थित ऐसी रचना जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरित करता है, यही ना? यस सर। ठीक है, पड़ोसी को दीजिए। नाम बताइए, अपना नाम क्या है आपका? सुरजीत। सुरजीत। हाँ बताइए बाबू। गुणसूत्रों पर स्थित वह रचना जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। हाँ, जीन क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जीन कहलाता है। इन बच्चों के जवाब से कितना लोग सहमत है? हाथ ऊपर करें। मतलब काफी लोग सहमत है, यानी इनका जवाब पूर्ण रूप से गलत है? नहीं बच्चा, सही है। यानी जीन यही होता है। जीन क्या होता है बताया गया, गुणसूत्र पर स्थित वह संरचना। लाइए माइक पहुंचा दीजिए। आप बात करेंगे तो माइक में आवाज कैच कर लेगा। आप लोग का कोनो भरोसा नहीं, बतियाना शुरू कर देते हैं। गुणसूत्र पर स्थित ऐसी संरचना जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों को ट्रांसफर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। इसके बारे में बताए भी हैं। यानी बच्चा, जो आपका क्रोमोसोम होता है, जो आपका गुणसूत्र होता है, आपके गुणसूत्र पर स्थित ऐसी कुछ संरचना होती है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी आपके माता पिता से कुछ आनुवांशिक लक्षण आप में आया, तो जो आपके माता पिता से आप में ट्रांसफर किया, उसी को क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। आपको पढ़ाया गया, आप लोग बेहतर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर गलती से इस क्लास में आ गए, क्वेश्चन वाले क्लास में, तो कहेंगे मास्टर डायरेक्ट प्रश्न बिना कुछ पढ़े। तो आपको पढ़ाया गया, आप लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक देखिए, फिर आप इस क्लास को देखिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मास्टर पढ़ाया कौन चीज़ है, अब मास्टर कितना हद तक ठीक पढ़ाया। आपको समझ में आएगा कि आपका ये देहाती मास्टर, आपके गांव घर का मास्टर, और एक गांव घर की जो कोचिंग है किस हद तक काम कर रही है, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चा, अगला प्रश्न है छोटा सा प्रश्न, बहुत ही छोटा प्रश्न। एलील क्या है? 1 2 3 4, इधर उधर वहां भी, फिर लड़के हाथ उठा दिए। एक गजब है। अभी लड़कों से ही पूछेंगे, एलील क्या है? आप बताएंगे? हाँ लीजिए, आइए। एलील, विकास नहीं बताएंगे क्या? शर्मा गए क्या? बताइए मुन्ना, नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा हाँ शिव शंकर। शिव शंकर, बताइए, बोलिए। किसी जीन के विभिन्न लक्षणों को एलील कहते हैं। किसी जीन के विभिन्न लक्षणों को एलील कहते हैं। और लड़कों में हाथ कौन उठाया था? चलिए बताइए, आप बताइए। किसी जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहते हैं। जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहते हैं। और लड़कियों में हाथ कौन उठाया था? पीछे, आप बताएंगे, माइक दे दीजिए। हाँ, क्या नाम है बच्ची? नाम बताइए। स्नेहा। स्नेहा, बताइए स्नेहा बच्ची। किसी जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहते हैं। किसी जीन के विभिन्न रूप को एलील कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं, जो जीन होता है, जीन के विविध रूप, विविध मतलब समझते हैं, जीन के विविध रूप, जो जीन है, जीन के विविध रूप, जीन के विविध रूप को हम लोग क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। जीन के विविध रूप को हम लोग क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं, या एलील कहते हैं। एलील को हिंदी में बच्चा बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, यानी जीन के विविध रूप को एलील कहते हैं। जवाब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, माइक लेके रखिए, बात मत कीजिएगा। बस आप लोग का समस्या यही रहता कि हम कहें एलील, तब तक कहेंगे एलील का होता है, हाँ, तो बतियाने लगेंगे। बच्चा, अगला प्रश्न मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के होनहार विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछते हैं। और अगला प्रश्न, बड़ा मुस्कुरा रहे, सोच रहे हो कि पता नहीं कौन प्रश्न मास्टर पूछ लेगा, तो ऐसा न पूछ ले कि हम लोग का दिमाग खराब हो जाए। अगला प्रश्न है बच्चा, एक संकर संकरण क्या होता है?
परिभाषा बताना है, केवल केवल परिभाषित कर दीजिएगा। एक संकर संकरण क्या होता है, केवल परिभाषित करना है। कौन बताएगा? बहुत, 1 2 अभी 3 4, ला वहां पहुंचा माइक। हाँ लीजिए लीजिए, बात नहीं मुन्ना। चलिए बताइए बच्ची। जब दो पौधों के बीच हाँ, जब दो पौधों के बीच, हाँ बोलिए। भूल गए, कोई बात नहीं, आगे दीजिए। और कौन उठाया था हाथ? हाँ बताइए, क्या पूछे हैं? नाम बताइए अपना। अंतिमा सानी। अंतिमा साहनी। अंतिमा, ये बताइए, एक संकरण जो होता है उसको आप केवल परिभाषित कर दीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न देखा जाएगा। जब दो पौधों के बीच केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले वंशगत का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। एक बार फिर से बताओ। जब दो पौधों के बीच केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले वंशगत का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। बहुत अच्छा, क्या सही है? बिल्कुल सही है। अब एक छोटा सा प्रश्न और आपसे पूछते हैं, जब विपरीत लक्षण लेंगे तो विपरीत लक्षण कैसा होता है? क्या शुद्ध लंबा होगा? क्या दोनों शुद्ध लंबा होंगे, दोनों शुद्ध लंबा होंगे, या दोनों शुद्ध बौना होंगे, या फिर एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना, या फिर कैसा? विपरीत लक्षण मतलब कैसा? F1 पीढ़ी में बताइए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जैसे अभी आप बताएं कि जो दो विपरीत लक्षणों को लेकर, तो विपरीत लक्षण मतलब ये क्या है? दो विपरीत लक्षण, एक शुद्ध होगा, शुद्ध लंबा होगा और हाँ, एक शुद्ध बौना होगा। शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, बस यही पूछना चाहते थे। अगर शुद्ध लंबा शुद्ध बौने को संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में क्या आएगा? सभी लंबा पौधा प्राप्त सभी लंबा पौधा प्राप्त होगा। F2 पीढ़ी में क्या जाएगा? एक शुद्ध लंबा होता है और दो लंबे पौधे होते हैं और एक शुद्ध बौना पौधा होता है। एक शुद्ध लंबा होगा, एक शुद्ध बौना होगा और दो लंबा होता है। दो लंबा होगा। ठीक है, काफी हद तक सवाल का जवाब सही रहा, बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब हम आपसे पूछते हैं। कौन इधर? चलो प्रश्न सुन लो, फिर पूछते हैं। प्रश्न यह है कि एक संकर संकरण में जो जीनोटाइप होता है और जो फिनोटाइप होता है, लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप, फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप, ये जीनोटाइप फिनोटाइप का अनुपात कोई बता सकता है? मैं बता दूं। आप बताएं, रोशनी को पहले दीजिए, बताइए जीनोटाइप बताइए एक संकर संकरण का। जीनोटाइप 1:2:1 और फिनोटाइप 1:3। 1:3। आप लीजिए अंतिमा, बताइए क्या सही बताई हैं? सर इसका जीनोटाइप सही है, फिनोटाइप गलत है। आप करेक्शन करके इसका बताइए। जीनोटाइप 1:2:1 होता है, फिनोटाइप 3:1 होता है। 3:1 होता है। मतलब जो एक संकरण होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, उसमें जो जीनोटाइप होता है वो 1:2:1 होता है, फिनोटाइप 3:1 होता है, क्योंकि उसमें 3 लंबा होते हैं, एक बौना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ इसका मतलब पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है माइक आने से हाथ में आप लोग को घबराहट हो रहा हो, इस चीज को हम समझ रहे हैं क्योंकि पहली बार है। माइक आते ही कैमरा चल रहा है फिलहाल, इसलिए हो सके दिक्कत होता हो, थोड़ा सा महसूस होता है, अंदर से डर लगता हो कि क्या बोलेंगे, कहीं कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, और गलत हो जाता। तो टेंशन की फिलहाल कोई बात नहीं है। हम कोई 50 नहीं है कि हमारे पास 10-12 टू हाथ है, 15-20 टू पैर है, 10-25-50 टू मूड़ उड़ है, हम ऐसे घूर के ताक देंगे तो तुम लोग जर के राखी हो जाओगे। बच्चा आपके तरह हम भी एक सामान्य इंसान है, तो आपको डरने की बात नहीं है, आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लाइए, माइक हमको दे दीजिए। हाँ, अगला प्रश्न पूछते हैं, मेंडल द्वारा जो नियम दिया गया था, कितने नियम दिए गए थे? एक साथ सभी लोग बोलेंगे। 3 नियम दिए गए थे। चलिए पक्का 3 नियम। अब तीनों नियम हम बताते हैं कि कोई बताएगा? आप बताएंगे। और चलिए, मेंडल द्वारा जो तीनों नियम दिया गया था, तीनों नियम का नाम बताइए। बोलिए बोलिए, कैच करेगा। प्रभाविता का नियम, हाँ, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र प्रयोग का। नाम बताइए अपना।
आकांक्षा यादव। तो आकांक्षा, इसका मतलब आपके कहने के अनुसार आपका कहना यह है कि जो मंडल द्वारा नियम दिया गया था 3 नियम, उसमें सबसे पहले आपका प्रभाविता का नियम हो जाएगा, उसके बाद पृथक्करण का नियम हो जाएगा, फिर स्वतंत्र अभ्युगम का नियम हो जाएगा। यही आपके कहने के अनुसार यही बात है, ठीक है। अब आकांक्षा आपसे ही पूछते हैं, प्रभाविता का नियम बता दो। याद है प्रभाविता का नियम? याद है, थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभाविता का नियम कोई बच्चा बताएगा, कोई डरने की बात नहीं। 1 2 3 प्रभाविता का नियम। इधर और लड़कों में, इधर और कोई साइस्ता नूर प्रभाविता के नियम बताएंगे? लीजिए बताइए, सबको मौका देंगे, घबराइए नहीं। जब दो विपरीत शुद्ध लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी या अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। प्रभावी या अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। अच्छा, और हो गया, इसे प्रभाविता का नियम कहेंगे। यस। अब आप कितना हद तक सही बताएंगे, किसी से पूछते हैं। और कौन बताएगा प्रभाविता का नियम? इधर भी, इधर भी, मौका सबको देंगे। आइए स्नेहा के पास पहुंचाइए माई, लीजिए, चलिए बताइए। जब दो विपरीत शुद्ध पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। हाँ, दिखाई देने वाला लक्षण या प्रभाविता होता है और छिप जाने वाला लक्षण अप्रभाविता होता है। अच्छा, देखिए बच्चे, गलत है कि सही तो बाद में ही पता चलेगा। आइए उधर दीजिए, उधर बताइए रोशनी। जब दो विपरीत हाँ, लक्षण ठीक है, वाले ठीक है, पौधे कोई के बीच दिक्कत नहीं। संकरण कराया बताइए जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं और न दिखाई देने वाले को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक, बगल में दीजिए। बताओ। हाँ बताइए। जब दो शुद्ध विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देते हैं। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी कहते हैं और छिप जाने लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। उदाहरण, शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बने पौधे पर कराने पर सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, लाइए बच्चा। आइए अब हम बताते हैं थोड़ा सा, प्रभाविता का नियम क्या कहता है। प्रभाविता का नियम कहता है, जब हम लोग दो विपरीत लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं, यानी लंबा और बौने के बीच जब संकरण कराते हैं तो अगली पीढ़ी में प्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी लंबा अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, प्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, यानी बौना अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी दो विपरीत लक्षणों को लेकर अगर हम संकरण कराते हैं तो लंबा वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, यानी प्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, अप्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। काफी हद तक ठीक रहा, कुछ गलतियां हैं उसको सुधार कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं, देखिए बच्चा आपसे कर, ऐसा ही मत सोचिएगा कि ये सबको याद है और उसके बाद हम उन्हीं से पूछे जिसको याद है पक्का। हम गलतियों को भी दिखा रहे हैं आपको, और जिनको याद है अच्छे से जो बता रहे हैं उनको भी बता रहे हैं। हम ये भी सलाह दे रहे हैं आप सबको कि अगर गलतियां हो रही हैं तो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, मेहनत करने की बात है, पुनः अभ्यास करने की बात है। देखिए, अगर आप निरंतर किसी क्षेत्र को लेकर अभ्यास करेंगे तो वो चीज आपको बेहतर आएगा। एक बार दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, बार बार पढ़िए, लगातार पढ़िए, मेहनत कीजिए, लगे रहिए, डटे रहिए, फिर वो चीज देखते हैं कैसे नहीं आता। फिर वो कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं आएगा तो नहीं हमसे बताइएगा, ठीक है। इस चीज पे आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। पढ़ना पड़ेगा बच्चा, परीक्षा में अच्छा अंक लाना है। अगर परीक्षा में गजब करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप टॉप नहीं कर सकते, बिना पढ़े आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते। इस बात को याद रखिएगा कि नहीं कोई ईश्वर कोनो चमत्कार हो जाए, हमारा 90% आ जाए, हमको पढ़ना भी ना पड़े, तो भाई साहब वो चमत्कार है, हो सकता है, हो सके ईश्वर आपसे ज्यादा खुश हो तो ऐसा हो जाए। मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज्यादा ईश्वर को खुश करके रखे हो
कि 90% ईश्वर तोहफा में दे देंगे, है ले बाबू तुम्हारे लिए था। तो इसलिए मेहनत पे भरोसा ज्यादा कीजिए, ठीक है ना, मेहनत कीजिए बच्चे। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। इसके बाद और क्या पढ़ाएं, एक बार चेक किया जाए क्या, 6 लेक्चर तक। हाँ, प्रभाविता के नियम का कुछ अपवाद भी है। प्रभाविता के नियम का कुछ अपवाद है कि नहीं, बस ये बताइए, है? कितने प्रकार के अपवाद हैं? हाँ बोलिए 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 एक साथ। 2 प्रकार के पूछेंगे प्रश्न, 2 प्रकार। कौन कौन सा है? अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। अब इसमें से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अपूर्ण प्रभाविता को अच्छे से समझा सकते हैं, बता सकते हैं? 1 2 अपूर्ण प्रभाविता, और कोई उधर? पूरे क्लास में केवल 2 विद्यार्थी, मतलब केवल हम 2 विद्यार्थी को पढ़ाए थे, बाकी सबको नहीं पढ़ाए थे क्या? चलिए बताइए बच्चों। अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। जब 2 विपरीत अनुवांशिक शुद्ध पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कोई भी प्रभावी या अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि एक नया लक्षण प्रदर्शित होता है, उसे अपूर्ण प्रभाविता कहे। हाँ, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। क्या बच्ची सही बताई हैं? बोलिए कि कौन कौन हाथ उठाया था? सही बताई हैं, ठीक। मतलब अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? प्रभाविता का अपवाद। अपवाद क्या है बच्चा, मैं समझाता हूं आपको। प्रभाविता का नियम कहता है जब 2 विपरीत लक्षणों यानी प्रभावी और अप्रभावी के बीच आप संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में प्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, तो उसे प्रभाविता का नियम कहेंगे। अब प्रभाविता के नियम में जो अपवाद अपूर्ण प्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता क्या कहता है? जब आप 2 विपरीत लक्षणों को लेकर यानी लंबा और बौना, प्रभावी अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी को लेकर जब आप संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में प्रभावी वाले को अपना लक्षण दिखाना चाहिए था, तो F1 पीढ़ी में ना प्रभावी अपना लक्षण दिखा रहा है ना अप्रभावी अपना लक्षण दिखा रहा है, बल्कि F1 पीढ़ी में एक नया लक्षण दिखाई दे रहा है। प्रभावी दिखाई देना चाहिए था लेकिन न प्रभावी दिखाई दिया न अप्रभावी दिखाई दिया, बल्कि F1 पीढ़ी में एक नया लक्षण आ गया, एक नए लक्षण का उदय हो गया। इसलिए ये मेंडल के प्रभाविता के नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको अपवाद के रूप में रखते हैं और इस अपवाद को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे जब लाल पुष्प और बोलो बच्चा सफेद के बीच संकरण कराया जाता है तो अगले पीढ़ी में न लाल दिखाई देता है न सफेद, बल्कि अगले पीढ़ी में गुलाबी क्या दिखाई देता है? गुलाबी दिखाई देता है। मतलब न प्रभावी न अप्रभावी, बल्कि एक नया लक्षण दिखाई देता है। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। अच्छा, प्रभाविता के नियम में दूसरा अपवाद सहप्रभाविता भी था। सहप्रभाविता था कि नहीं था? इतना तो सबको पता होगा। सहप्रभाविता कोई बताएगा? 1 2 इधर 3 और कोई? चलिए लीजिए, सहप्रभाविता बताइए। सहप्रभाविता आराम से बताइएगा, जल्दी बताने की आवश्यकता नहीं, रिलैक्स हो। हाँ, जब किसी जीन के दोनों एलील मिश्रित हुए बिना F1 पीढ़ी में एक साथ अपने अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे सहप्रभाविता में? इसमें कोई भी एलील पूरी तरह से प्रभावी अथवा अप्रभावी नहीं होता, बल्कि दोनों अपने अपने लक्षण समान रूप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मतलब किसके भी संकरण कराए तो मतलब ऐसा समस्या हो सकता है, सहप्रभाविता के उदाहरण अंतर्गत बताएं आए? सर। हाँ, उदाहरण के तौर पे बता दीजिए। मानव में AB और रक्त समूह पाए जाने वाला सहप्रभाविता का सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ। जब लाल रंग की त्वचा वाले पशु का संकरण सफेद रंग की त्वचा वाले से कराते हैं तो उनकी संतान चितकबरी लाल सफेद दोनों वाली होती है। अच्छा, ठीक, चितकबरा वाला, ठीक है। यानी अगर लाल मवेशी जो है, माइक लिए रहिए, लाल मवेशी का अगर संकरण हम लोग सफेद मवेशी से करा दें, यही ना कहना चाहती हैं, तो अगली पीढ़ी में न लाल दिखाई देगा
न सफेद दिखाई देगा, बल्कि क्या होगा, चितकबरा दिखाई देगा, सहप्रभाविता। ठीक है बच्चा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप बताना चाहेंगी? किसका? किसी का सहप्रभाविता का बता दीजिए, कोई दिक्कत इसका नहीं। जीनोटाइप 1:2:1 होता है। 1:2:1 होता है। हाँ। फिनोटाइप भी सेम होता है, 1:2:1 होता है। तो F2 पीढ़ी में क्या होता है? F2 पीढ़ी में हाँ एक सफेद होंगे हाँ और एक लाल होंगे हाँ, और एक चितकबरा, तो दो तीनों तो चितकबरा हुआ। होता है। अच्छा, मतलब 50% चितकबरा, 25% सफेद और 25% 25% लाल, यही कहना चाहती है। यानी 1:2:1, यानी 1:2:1, यानी जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों का, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का सेम सेम होता यही ना बच्चा? जी ठीक, बहुत अच्छा। लाइए आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चा, आइए नोट्स लेते हैं, देखते हैं। 6 लेक्चर तक यहीं तक पढ़ाए थे, और कुछ पढ़ाए थे बच्चा? अभी तो काफी चीजें छूट गया होगा। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले एक साथ सभी विद्यार्थी बोलेंगे कि जो मेंडल जी थे, जब प्रयोग के लिए पौधों को चुन रहे थे, तो क्या उन्होंने मीठा मटर चुना था? मीठा मटर चुने थे वो? हाँ चुने थे ना? तो क्या चुने थे? उद्यान मटर चुने थे। बहुत अच्छा, मीठा मटर कभी ना सोचिएगा, उद्यान मटर। तो उन्होंने उद्यान मटर चुना, यही ना? हम आपके ऊपर छोड़ते, आप कह रहे उद्यान मटर, तो हम मान लेते उद्यान मटर। हमको नहीं पता है उद्यान मटर। अच्छा, उद्यान मटर क्यों चुने, कोई बता सकता है? क्या कारण था कि उन्होंने उद्यान मटर ही चुना? हम आप बताएंगे? और कोई? लीजिए बताइए। उद्यान मटर के बारे में बताना ना। हाँ, उद्यान मटर क्यों चुने, मतलब मेंडल जी ने उद्यान मटर ही क्यों चुना? उद्यान मटर एक वर्षीय पौधा होता है। हाँ। इसे बागीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। हाँ एक मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा होता है। हाँ इसमें स्वपरागण तथा परपरागण दोनों संभव होता है। हाँ। और उद्यान मटर जो होता है इसमें ये द्विलिंगी पौधा होता है। ताली तो बजाओ, सही तो है। चलिए ठीक है, और कुछ पूछो? नहीं और कुछ नहीं पूछना है आपसे। अब अगले के पास जाने दीजिए ना बच्चा, नहीं तो ये सब जो बैठ के अपने घर पे क्लास देख रहे हैं कहेंगे एक बच्चों पूछे, वही को रटा के भेजे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सबसे पूछेंगे, ठीक है। लेकिन हम अब बात करते हैं एक छोटे से अंतर पर, जो अक्सर अभी फिनोटाइप जीनोटाइप पूछा गया है, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। कोई भी विद्यार्थी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में अंतर बताना चाहेगा? एक, आप भी दो, और इधर कोई, इधर। अच्छा लीजिए बताइए आगे। हाँ आप लक्षण पहली बात देखिए, घबराइएगा नहीं, घबराएंगी तो भूल जाएगा। टेंशन नहीं लेना, निश्चिंत होकर बोलो। कौन डर है, किस चीज का डर? हमसे डर? सिंगल हड्डी पतली के है, देखो शर्ट देखो झूल गया है, मास्टर लटका हुआ, कुछ है ये नहीं, डर रहे हो हमसे? बताओ। लक्षण प्रारूप के विभिन्न गुण होते हैं, आकृति, बच्चे रूप, रंग, एक मिनट स्वभाव, बच्चे, फिर से बताओ, फिर से सुन नहीं पाया ना हम। लक्षण प्रारूप वाले जीन के विभिन्न गुण होते हैं, आकृति, रूप, रंग, स्वभाव को व्यक्त करता है। जीन प्रारूप एक संगठन होता है और उसमें गुणसूत्रों को निर्धारित किया जाता है। हाँ। और ये लक्षण प्रारूप ये परिवर्तनशील होते हैं और जीन प्रारूप अपरिवर्तनशील होते हैं। लक्षण प्रारूप दिखाई देते हैं और जीन प्रारूप नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, और कुछ? कितना अंतर हो गया बच्ची? 3 हो गया इनका। और कौन कह रहा था बताने के? आप हाँ बताइए, आप इसके बाद फिर आकांक्षा से पूछते हैं। आप बताइए। नहीं पहले आप बताइए, फिर इनसे पूछते हैं। लक्षण प्रारूप जीवों के विभिन्न गुणों को व्यक्त करते हैं, जैसे रंग, रूप, आकार, स्वभाव आदि। जीन प्रारूप जीवों के जीनी संगठन को व्यक्त करता है, जिसमें विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। लक्षण प्रारूप परिवर्तनशील होते हैं, जीन प्रारूप अपरिवर्तनशील होते हैं। लक्षण प्रारूप दिखाई देते हैं, जीन प्रारूप दिखाई नहीं देते हैं। लक्षण प्रारूप वायुवातरी प्रभाव द्वारा प्रभावित होते हैं, जीन प्रारूप वायुवातरी प्रभाव द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। समान लक्षण प्रारूप वालों की जीनी संरचना सदा समान हो सकती है और नहीं भी, और समान जीन प्रारूप वालों का लक्षण प्रारूप सदा समान होता है।
कितना अंतर हुआ? 4 4 की 5 5। अच्छा बताइए, कम से कम 3 बता दीजिए, ज्यादा नहीं, 3 है। लक्षण प्रारूप जीवों के विभिन्न गुणों जैसे आकार, आकृति, रंग, रूप, स्वभाव आदि को दर्शाता है। हाँ, बहुत अच्छा। जीन प्रारूप जीनी संगठन को दर्शाता है। हाँ। और ये लक्षण प्रारूप बाहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं। जीन प्रारूप बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है। और लक्षण प्रारूप दिखाई देते हैं, जीन प्रारूप दिखाई नहीं देते हैं। बहुत अच्छे, सबके लिए ताली बजाओ। जो नहीं बता रहे हो सिर्फ ताली बजाएं। जो नहीं पढ़ के आए उनका काम क्या है? केवल ताली बजाएं, अपने साथियों का हौसला बुलंद करें कि हाँ आप मेहनत करते रहो, हम देख रहे हैं हमसे भी हो जाएगा तो ठीक है, मेहनत कर लेंगे। क्यों ये सब धीरे धीरे बजा रहे हैं? ये सब कह रहे धीरे धीरे बजा रहे हैं। हाँ देखिए हमारे यहाँ देखिए कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, जैसे अनस हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ के नहीं आए, बाकी अच्छे तो हैं। ठीक है, देखिए विकास निषाद है, निषाद माफ कीजिए, विकास यादव, माफ कीजिएगा, विकास यादव हैं। ये भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, बस गलती से पढ़ के नहीं आए, गलती से नहीं पढ़े, तो अक्सर पढ़ के आते हैं और क्लास में कुछ नहीं बता पाते। हम बाबू अपमान नहीं कर रहे हैं, बेइज्जती महसूस हो रहा है, आग जगाइए, आग जगाइए एकदम कि मास्टर कैसे कह दिए। अब हम पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि पूरा किताब घोर के पी जाएंगे। आप मास्टर रुको, मात्र कितना 6 महीना, 6 महीना में हम इतिहास भूगोल बदल के रख देंगे और परीक्षा में अगले बार यूपी बोर्ड के टॉपर में विकास यादव का नाम आएगा। विकास इससे बड़ा शर्म नहीं लगता? पढ़ के नहीं आते हैं, पढ़ो। ठीक है, इस विद्यार्थियों का इज्जत होता है, तो उस शर्मा के सर हमारा बेइज्जती हो जाएगा, तब वो कहाँ पढ़ पाएगा? वो पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों का कोई अपमान नहीं होता है, और खास करके क्लासरूम में तो बिल्कुल ही नहीं। पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला है, केवल आप पढ़ो। मैं कहता हूं आप पढ़ने बैठेंगे तो घर वाले तो ये नहीं कहेंगे कि बाबू न पढ़, मत पढ़ो, रहने दो बाबू, कोनो बात नहीं, पढ़ाई वढ़ाई जरूरी नहीं है। क्या घर वाले ऐसा कहेंगे? नहीं। आपके परिवार के लोग यही चाहते हैं कि आप पढ़ें, उनको जितना समझौता करना है वो कर लेंगे, केवल आप पढ़ाई कीजिए। आप पढ़ाई करने बैठिए, मैं कहता हूं आपकी मम्मी, आपके पिताजी आपको ये नहीं कहेंगे कि फलाने काम कर दे, कह पढ़ रहा है तो कौन बात कमवा लेट होगा चल जाएगा, लड़कवा हमारा पढ़ रहा है, पढ़ लेने दो। आप 1 हफ्ता तक पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए, माता पिता जान जाएंगे बच्चे में हमारे बदलाव आ गया है, सही मास्टर और सही दिशा में जा रहा है, सही मास्टर के पास पढ़ रहा है और सही दिशा में जा रहा है, हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है। अब हमें लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे कुछ करेगा। ये क्या हद तक पढ़ाई में पता चल जाए घर वालों को, तो कम से कम पढ़ाई तो करो। पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर जिंदगी ऐसा रुलाएगी कि मतलब आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जब आप बाहर कमाने जाएंगे तो बस एक ही शब्द निकलेगा, आए जिंदगी अभी कितना सताएगी, जो आंसू बचा हुआ है क्या उसे भी बहाएगी। यहां गैरों से ज्यादा अपनों ने दर्द दिया है, क्या जीते जी अब मौत तो दिखाएगी। यही बात निकलेगा जब आप बाहर कमाने जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई बच्चा जरूरी है, पढ़ाई कीजिए। समझ में आया कि नहीं? पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई मतलब इतना जरूरी है कि मतलब क्या ही बताया जाए। जिंदगी में आपको नाम कमाना है, जिंदगी में आपको कुछ बेहतर करना है, तो किताब ही वो हथियार है जिसे आप ढाल बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। गरीबों के पास मूल हथियार किताब है। किताब से दोस्ती करो, अगर बेवफा होगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? किताब एक ऐसी चीज है, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। हम सच बात कहते हैं, आप लोग ताली बजा रहे हैं, ठीक है। हम आपको रियलिटी बताते हैं बच्चा, रियलिटी बताते हैं, इस सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ऐसे ही हम नहीं कहते हैं कि ये नाराजगी, बदमाशी, शरारत यूं ही छूट जाएगा। बाबू बाबू मुन्ना, ये नाराजगी, बदमाशी, शरारत यूं ही छूट जाएगा। जिम्मेदारी जिस दिन दरवाजा खटखटाएगा, पेट दर्द, सर दर्द या बुखार हो फिर भी कमाना पड़ेगा, घर की जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। समय आएगा तो ये करना ही पड़ेगा, आप उसको ठुकरा नहीं सकते हैं। तो ये सब चीजें आप समझिए। और आप अगर बच्चियां हैं तो आपके लिए तो और ही ज्यादा चैलेंज है आने वाले जीवन में, आपको तो और ही ज्यादा पढ़ना चाहिए। लड़का तो किसी तरीके से जीवन काटेगा और परिवार को चलाएगा भी, लेकिन अगर किसी बच्ची का पति बेवड़ा निकल जाएगा, किसी बच्ची का जो परिवार है, ससुराल है, वो गड़बड़ निकल जाएगा, लालची स्वभाव का निकल जाएगा, दहेज का लोभी निकल जाएगा, तो फिर उस बच्ची का जीवन नरक हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। कम से कम पढ़ लिख के इतना सक्षम हो जाइए कि आप अपने अधिकारों का मांग कर सके, आप शिक्षित हो सके, एक शिक्षित समाज का गठन कर सके। आपकी आवाज को कोई दबाए तो आपकी आवाज दबा ना पाए, काहे कि आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं। तो इतना शिक्षित आपको होना पड़ेगा। ये मैं हर बच्ची से कहता हूं। देश में ये नारा लगाने से कुछ नहीं होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश में इस नारे से कुछ नहीं होने वाला। देश में नारा होना चाहिए जितनी बेटियां सब शिक्षित हों और सब आवाज उठाएं। इसके साथ साथ सिर्फ बेटियों की बात नहीं, मैं देश के हर उन लड़कों से भी कहना चाहूंगा कि आप भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम केवल बच्चियों का ही समर्थन कर रहे हैं, नहीं, हम दोनों का समर्थन कर रहे हैं। लड़के भी पढ़े, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगा। जिम्मेदारी का बोझ जब कंधे पे पड़ेगा तो कंधा दर्द नहीं करेगा, दर्द सीने में होगा। इस बात को याद रखिएगा। जितने लड़के हो सब लोग ये बात गठिया के रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि लड़कों के ऊपर जब जिम्मेदारी का बोझ पड़ता है तो दर्द उसके कंधे पे नहीं सीने में होता है, और उस दर्द का एहसास सीने में नहीं बल्कि आंख से झलकता है, रोएगा वो। और लड़के में दिक्कत ये होता है, समाज में लड़कों को ऐसा परोसा गया है, ऐसा रखा गया है कि अगर कोई लड़का रो दे तो कहे देख पुरुष होके रो रहा है, लड़का होके रखा है, हम लोग नहीं रो सकते। हमारे पास आंख है, हमारे पास आंसू है, तो हम नहीं रो सकते। समाज में मजाक बना दिया है, लड़का होके रो रहा, लड़का होके रो रहा। मतलब तुम लोग चाहते हो, साबित करना चाहते हो केवल लड़कियां ही रोती हैं। कहते मर्द के सीने में दर्द नहीं होता, दर्द तो होता ही है, ये दर्द दिखता नहीं है। दर्द नहीं होता है, दर्द होता है। और मर्द के सीने में जो दर्द होता है, उस दर्द का आकलन केवल मर्द ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। जो जिस पीड़ा से गुजर रहा है वो उस पीड़ा का अनुमान लगा सकता है, बाकी हम और आप नहीं समझ सकते। एक पुरुष के ऊपर उसके परिवार की जिम्मेदारी होती है, बहन की शादी की जिम्मेदारी होती है, छोटे भाई के पढ़ाई की जिम्मेदारी होती है, पत्नी के दवाई की जिम्मेदारी होती है, बच्चों के खर्च की जिम्मेदारी होती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है, नॉन रोटी की जिम्मेदारी होती है। हर जिम्मेदारी एक पुरुष झेलता है, फिर भी वो मुस्कुरा के चलता है, कौन दिक्कत नहीं, झेल लेंगे, झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सब जिम्मेदारी ऐसा नहीं कि हमारे साथ या आपके पिता के साथ या आपके पड़ोसी के साथ या हमारे पड़ोसी के साथ है, ये समस्या आपके साथ भी आने वाला है। और आप सोच रहे हैं इन जिम्मेदारियों से आप छुटकारा पा जाएंगे, पीछा छुड़ा लेंगे, तो आप गलतफहमी में। एक उम्र ऐसा आएगा कि आपको ये जिम्मेदारियां चाहे रोते हुए या हंसते हुए उठाना पड़ेगा। परिवार की जिम्मेदारी आपको हर हाल में उठाना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। अब बच के भाग के जाएंगे कहां, समय आपको फिर पकड़ के लाके उसी चौखट पे पटक देगा जहां से आप भाग के गए थे। तो इसलिए मैं आपको क्या कहता हूं कि बच्चा पढ़ाई करो। अगर नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, नहीं आ रहा, आएगा। हमको बायोलॉजी नहीं आता है तो बहुत बड़ी टेंशन की बात थोड़ी ना कि हमको बायोलॉजी नहीं आता है। टेंशन की बात यह है क्यों नहीं आता है। हमको केमिस्ट्री नहीं पढ़ने आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो ये बहुत बड़ी चिंता नहीं, क्यों नहीं आ रहा है। आखिर नहीं आ रहा तो इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है नहीं आ रहा है।
जड़ को पकड़िए, आप वास्तव में उस सब्जेक्ट में बेहतर हो जाएंगे। अगर किसी को बुखार आया है तो नॉर्मल बुखार की दवा दे के उसको खिला देंगे तो बुखार उतर जाएगा, तो रोग ठीक नहीं होगा। पहले पकड़ना पड़ेगा ससुरा है कौन चीज, डेंगू है, टाइफाइड है, मलेरिया है कौन चीज, जड़िया पकड़ना पड़ता है, तब दवा चलाना पड़ता है, तब वो जड़ से खत्म होगा। इसलिए वैसे पढ़ाई है बच्चा, उसी प्रकार पढ़ाई है। जब तक आप मूल जड़ पे नहीं जाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे आपको आखिरकार वो सब्जेक्ट आ क्यों नहीं रहा है। जब तक आप उसके तहे में नहीं जाएंगे, जड़ में नहीं जाएंगे, तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। आप माथा पटक लीजिए, कुछ कर लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। क्लास में बैठिए तो आपको नींद आएगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो नींद ही आएगा। अक्सर यही होता है, जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को नींद आने लगता है। नींद आने का सबसे बड़ा रीजन है, जब बच्चों को समझ में नहीं आता तो नींद आता है। या गलती टीचर में है या फिर गलती उस विद्यार्थी में है, दोनों में से गलती तो कोई कर रहा है क्लास में। या फिर टीचर बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है आपके सामने, या फिर टीचर बखूबी पढ़ा रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपका मन भटक रहा है। ये दो रीजन हो सकता है। हम पूर्ण रूप से किसी विद्यार्थी को ये नहीं कह सकते कि फलाना लड़का पढ़ने में कमजोर है। ये हम 100% नहीं उस बच्चे पे थोप सकते। हो सके हमारे पढ़ाने में कोई चूक रह गया हो, इसलिए आपको ना समझ में आए, या हो सकता है कि हम बहुत बेहतर पढ़ाएं लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते हो, तो इसलिए भी नहीं आ सकता है। ये दोनों रीजन हो सकता है। और अगर आप यहां से पढ़ के जाने के बाद अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कठिनाइयां आने वाली हैं। परीक्षा में आपको रोना तो पड़ेगा। मैं कहता हूं इतना आप अपने आप को काबिल बना लीजिए, जब परीक्षा हाल में बैठिए तो बैठने के बाद आपके कलम की स्पीड इतनी हो कि बगल वाला कलम रख दे, बाप रे बाप अब हमारा का होगा, ये तो कुल नंबरवा लेके चला जाएगा। इतनी जबरदस्त स्पीड होनी चाहिए। और स्पीड तब आएगा जब आप पढ़ के जाएंगे। चाप के सो के जा रहे हैं एग्जाम देने तो आपको क्या लगता, कलम स्पीड चलेगा, 2 अक्षर लिखेंगे रुक जाएगा, याद नहीं आ रहा है। एग्जाम में उसी की कलम एग्जाम में उसी की कलम दौड़ती है जो साल भर मेहनत किया होता है। जो अच्छे से पढ़ के एग्जाम हॉल में बैठता है ना, कलम उसी की दौड़ती है। जो मेहनत से नहीं पढ़ता एग्जाम हॉल में, उसकी कलम रुक रुक के चलती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको अगर बेहतर बनना है, आपको अगर लाजवाब बनना है तो आप पढ़ाई कीजिए। गरीबों के पास और कोई हथियार नहीं। मैं बार बार कहता हूं गरीबों के पास सबसे मूल हथियार शिक्षा है। अगर आप शिक्षा से वंचित हो गए, शिक्षा को दूर कर दिए, तो आप कौनों लायक नहीं होंगे। बधाई हो, आप पैसा शायद कमा सकते हैं ज्यादा, लेकिन आप एक शिक्षित समाज का गठन नहीं कर सकते, आप एक बेहतर समाज का गठन नहीं कर सकते। अगर आपको अगर बेहतर समाज का गठन करना है, अगर आपको बेहतर बनना है और लाजवाब काम करना है, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। बच्चा अगर बाय द वे कुछ नाराजगी में या फिर कुछ गलती हो गया हो, निकल गया हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्ज है। हम आपको अगर नहीं बताएंगे तो फिर आपको बताने कौन आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। अचानक से फिर भी क्लास में कभी पूछ लिया जाएगा तो ये मत कहिएगा कि सर बताए नहीं थे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।